जैसे ही हम फ्लैट में पहुंचे, शिवानी बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मेरे दोस्त ने पूरे फ्लैट की वाकई किसी दुल्हन की तरह से ही सजाया था। हर तरफ खूबसूरत फूल लगे थे और जो हमारा कमरा था, इस कमरे की शुरुआत से फूलों का जो रास्ता शुरू किया था वो बेड तक पहुंच रहा था और बेड के ऊपर एक बहुत खूबसूरत सा फूलों का हार्ट बना हुआ था। बस अगर कमरे में कोई तैयार नहीं था तो वो मेरी दुल्हन थी, जो सादा से कॉटन के सूट में थी। ये सब कुछ देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थीं और मैं मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कहा कि तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ये कहकर मैं कमरे से बाहर चला गया। मार्केट से खाने के अलावा मैं उसके लिए बहुत खूबसूरत सी नाइटी लेकर आया था, वो भी लाल रंग की। खाना खाने के बाद मैंने वो नाइटी का बैग शिवानी को पकड़ा दिया। मैंने कहा रात को तैयार हो जाना। ये सुनकर वो कुछ हैरान हुई थी। कहने लगी मैं भी दिमागी तौर पर ऐसे किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा जो तुम्हें कहा है बस वो करो। ये कहकर मैं दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया। मैंने अपने दोस्त को कॉल की और उससे कहा कि अपनी वाइफ के साथ आ जाए। उसकी वाइफ अच्छा मेकअप करना जानती थी। मैंने कहा कि भाभी से कहो मेरी वाइफ को ज़रा अच्छा से रेडी कर दे। कुछ दिन में दोनों हस्बैंड वाइफ हमारे घर पहुंच गए थे और उसने वाकई शिवानी को बहुत खूबसूरती से तैयार किया था। मैं अपने दोस्त के साथ बातचीत में लगा हुआ था। मेरी जॉब स्टार्ट होने में अभी एक हफ्ता बाकी था। मैंने सोचा था कि एक हफ्ता दुबई में ही हनीमून ट्रिप मना लूँगा। काफ़ी देर मेरा दोस्त मुझे तंग करता रहा, लेकिन फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ खाना खाने के बाद जा चुके थे। शिवानी ने रात का खाना खाने से भी मना कर दिया था, बस चुपचाप कमरे में बैठी थी। जब मैं कमरे में गया तो वो चुपचाप से एक दीवार को देखे जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की के साथ प्रॉब्लम क्या है। शादी जल्दी होती या देर से होती, होनी तो मेरे साथ ही थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया। मैं नहीं चाहता था कि आज की रात को मैं मिस करूं, इसलिए मैंने बात की शुरुआत की। मैंने कहा कि शायद तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लग गई है और मैं तुमसे एक्सक्यूज़ करता हूँ। आई एम सो सॉरी। मैं नहीं जानता था कि तुम किस स्वभाव की हो। शायद मेरी बातें तुम्हें बुरी लगी थी, लेकिन अच्छा है कि तुम वो सब भुला दो। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करें। 7 दिन बाद मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। मैं चाहता हूँ कि इन 7 दिनों में हम अपनी लाइफ को खूब इंजॉय करें। मेरी बात पर उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था, मेरी तरफ देखा तक नहीं था, बस सामने दीवार की तरफ देखे जा रही थी। आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मैंने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा था। मैंने कहा मुझे बताओ तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें मेरी कौन सी आदत अच्छी नहीं लगती। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी उस आदत को बदल लूँ। तुम्हें मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। उसने अपना हाथ मेरे हाथ से खींचा था और एक चुप्पी थी जो उसके होठों पर छाई हुई थी। मैंने कहा तुम बताती क्यों नहीं हो यार, बताओ क्या बात है। मेरा ये कहना था कि वो रोने लगी। मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करूं। मैंने कहा क्या हुआ है तुम्हें। फिर उसने अपना दूसरा हाथ मेरे आगे किया और उसे खोल दिया। वो जो कुछ उसके हाथ में था वो देखकर मेरे होश उड़े थे। वो एक स्लीपिंग पिल्स की शीशी थी जो खाली थी। मैं अभी ठीक से हैरान भी नहीं हो पाया था। जब उसकी आंखें बंद होनी शुरू हुई मैं तो घबरा कर रह गया था। मुझे इस लड़की से इस तरह की उम्मीद ना थी। मैंने कहा शिवानी ये क्या है। तब तक वो मेरी बाहों में बेहोश हो गई थी। मैं तो बहुत परेशान हुआ था। मैंने फ़ौरन उसे हिलाना शुरू किया, लेकिन वो होश की दुनिया से जा चुकी थी। मैंने जल्दी से उसे गोद में लिया और फटाफट से फ्लैट के बाहर लेकर आया था। लिफ्ट से मैं नीचे उतरा, मुश्किल से अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर उसे लिटाया और जितनी तेज़ ड्राइव कर सकता था करके हॉस्पिटल पहुंचा था। डॉक्टर के मुताबिक उसने स्लीपिंग पिल्स की काफ़ी ज़्यादा डोज ली थी। उसकी हालत ख़राब थी, लेकिन डॉक्टर कोई भी उम्मीद नहीं दे रहा था। मैं अपना सर पकड़े बैठा था। ऐसा तो हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था कि वो इतना बड़ा कदम उठाती। मेरा दिमाग चकराने लगा। मैं सोच सोच कर परेशान था कि इसने ये कदम उठाया तो उठाया क्यों, सिर्फ इसलिए कि मैं उसे कुछ दिन देने को तैयार नहीं था। लेकिन ये कोई बड़ी बात तो नहीं थी। मैं उसे सॉरी भी कह चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा कदम कोई लड़की क्यों उठा सकती है। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। 2 घंटे मेरी जान ऐसी थी कि जैसे सूली पर लटकी हो। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने आकर ये कहा था कि अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन वो मुझसे पूछ रहा था कि आपकी वाइफ ने शादी की रात ये मेडिसिन क्यों खाई। मैं क्या बताता, मैं खुद हर बात से अनजान था। मैंने पूछा वो होश में आ गई है। वो कहने लगा नहीं अभी होश में नहीं है, लेकिन कुछ देर में आ जाएगी। वो तो मेरा दोस्त था इसलिए उसने बात संभाल ली, लेकिन मेरा दोस्त भी मुझे शक भरी नज़रों से देख रहा था। कहने लगा क्या बात है, क्या तुम्हारी वाइफ की मर्जी नहीं थी इस शादी में। मैंने कहा मुझे क्या पता यार, मैं कुछ नहीं जानता। वो कहने लगा कि मेरी मिसेस भी मुझे बता रही थी कि जब उसे तैयार कर रही थी वो बार बार रोए जा रही थी और जब उसने रोने की वजह पूछी तो वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी। मेरी वाइफ भी यही कह रही थी कि कोई ना कोई गड़बड़ है। फिर कहने लगी आदित्य भाई का स्वभाव तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता यार, होश में आए तो पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इसके साथ।
उसे रात तक होश आ जाएगा, डोंट वरी। मैं लगभग 24 घंटे से जाग रहा था, इसलिए मेरी हालत ख़राब थी। जैसे उसे होश आया तो मैं उसके कमरे में गया। वो छत पर चलते हुए पंखों को देख रही थी। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आ गया। उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहकर तकिया भिगो रहे थे और नज़र उसकी छत पर चलते हुए पंखे की तरफ थी। मैंने कहा, क्या बात है? क्या मैं इतना बुरा हूँ जिस वजह से तुमने अपना इतना बड़ा कदम उठाया? अगर मैं तुम्हें इतना ही बुरा लगता था तो तुमने रिश्ते से मना क्यों नहीं किया? अब भी वो चुप थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने कहा, शिवानी कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? वो कहने लगी, आप सुन नहीं सकेंगे, इतना हौसला नहीं है आप में, काश कि मैं मर जाती। मैंने कहा, ऐसा भी क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम ऐसी मौत का चुनाव कर रही थी। उसने पहली बार पंखे से नजरें हटाकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मुझे आपसे ना प्यार है ना नफरत, कुछ भी नहीं। मेरे दिल में आपके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है और शायद कभी हो भी नहीं सकती। मैंने कहा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हल कर दूं। वो कहने लगी, मुझे डाइवोर्स दे सकते हो? ये सुनकर मेरा दिमाग घूम के रह गया था। मैंने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो रोने लगी, कहने लगी कि मुझे अभी डाइवोर्स दे दो। शिवानी प्लीज़ होश में आओ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसे क्या जवाब दूं। मैं इससे सख्ती से बात नहीं कर सकता था कि कहीं वो दोबारा से कोई ऐसी बेवकूफ़ी ना कर बैठे। मैंने कहा, ठीक है, सोचता हूँ, लेकिन तुम फिलहाल टेंशन मत लो। वो कहने लगी, सोचना नहीं है, बस आप मुझे छोड़ दीजिए। ये कहते हुए वो सिसकियों से रोने लगी। मैं कुर्सी से उठकर उसके बेड पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका चेहरा देखकर मुझे उस पर तरस आ रहा था। अगले दिन उसकी छुट्टी हो गई थी। मैं उसे लेकर घर आ गया। कमरे की सारी सजावट मैंने हटवा दी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। मैंने उसे सीधा लिटाया, उसे जूस पिलाया। जूस पीते हुए वो मुझे देख रही थी, फिर जल्दी से अपनी नज़रें फेर कर अपनी आंखों में आने वाले आंसू साफ करने लगी। मैंने पूछा कि तुम डाइवोर्स लेना चाहती हो? वो कहने लगी, हाँ। मैंने कहा, क्यों? बस मुझे रीज़न बता दो। वो कहने लगी, वजह कोई नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने कहा, कोई और पसंद है तुम्हें? तुम किसी और से प्यार करती हो? मेरी बात पर उसकी आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। मैं समझ गया था कि शायद वो किसी और से प्यार करती है। मैंने कहा, ठीक है, ऑल राइट, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। तुम रोना बंद करो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। 7 दिन बाद मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया, लेकिन दिल में एक अजीब सा बोझ घर कर बैठ गया था। अगर वो किसी और को पसंद करती थी तो मैंने तो मंगनी के बाद भी कई बार उससे फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, तो मुझे बता सकती थी, मुझसे कह सकती थी कि वो किसी और से प्यार करती है। मैं वहीं से पीछे हट जाता। मुलाकात भी की उससे, तब भी कुछ नहीं बोली, बस मुझसे पीछा छुड़वाती थी कि काश एक बार कह देती कि मैं उसकी ज़िंदगी से निकल जाता। मंगनी का टूट जाना शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन शादी का टूट जाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं जब ऑफिस से आया तो वो किचन में थी। मैं फ़ौरन किचन में आ गया। वो खाना बना रही थी। मैंने कहा कि तुम क्या कर रही हो? छोड़ो ये सब। वो कहने लगी, अब मैं ठीक हूँ, खाना बना सकती हूँ। मैंने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, अपनी सेहत देखी तुमने? अभी तक तुम्हारी मेडिसिन चल रही है, खाना मैं लेकर आया हूँ। वो कहने लगी, मैं बना चुकी हूँ। बहरहाल मैं उसका हाथ पकड़कर किचन से बाहर ले आया। वो कहने लगी, बेड पर लेटी लेटी तंग आ चुकी हूँ, इसलिए सोचा कि खाना बना लूँ। मैंने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उसके लिए फ्रेश जूस लेकर आया था। मैंने वो जग में डाला और गिलास भी लाकर टेबल पर रख दिया। मैंने कहा, पहले ये ख़त्म करो। जूस पीते हुए मुझसे कहने लगी, आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? मैंने कहा, किस बात पर? वो कहने लगी, यही कि मैं आपसे डाइवोर्स मांग रही हूँ, किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने कहा, नहीं, गुस्सा नहीं है, लेकिन बुरा ज़रूर लगा। मैंने मंगनी के बाद भी तुमसे बात करने की कोशिश की थी। अगर ऐसा कुछ था तो तुम तब मना कर देती, मुझसे कह देती कि तुम्हें और कोई और पसंद है, मैं खुद ही तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाता। तुमने मुझसे तब क्यों नहीं कुछ कहा? फिर जब तुम अनुराग की शादी पर आई थी तब भी मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, मुझसे क्यों घबराती हो, तब भी तुमने मुझसे सच नहीं कहा। मुझे लगा शायद शर्म है, लेकिन और फिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि जब ये बात तुम्हारे घर वालों को या मेरे घर वालों को पता चलेगी कि तुमने ये कदम उठाया तो क्या बवाल होगा, लोग क्या क्या सवाल करेंगे, तुमने ये नहीं सोचा? वो नज़रें चुराने लगी। मैंने कहा, अच्छा चलो ये बताओ कौन है वो? मेरे सवाल पर वो फिर से नर्वस होना शुरू हुई थी। मैंने कहा, हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, तुम्हें डांटूंगा भी नहीं, बस मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ कौन है वो? और उसे पता है कि तुम्हारी मुझसे शादी हो गई है? वो तुम्हें अपना लेगा? वो अपनी उंगलियां चटकाने लगी, कहने लगी, हाँ अपना लेगा। फिर कहने लगी कि आप मुझे वापस इंडिया भेज दीजिए और उसके बाद मुझे डाइवोर्स दे दीजिएगा।
मैंने कहा तुमने बताया नहीं कि वो कौन है, पड़ोस में है या कोई तुम्हारा क्लास फेलो है, कौन है वो, मैं जानना चाहता हूँ। वो कहने लगी वो मैं आपको नहीं बता सकती। मैंने कहा देखो मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए, मुझे सब कुछ बताओ। तो वो कहने लगी दोस्त का भाई है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, करता क्या है? वो कहने लगी मैं नहीं जानती। मैंने कहा उसके बारे में क्या जानती हो? वो कहने लगी बस यही कि मुझे अच्छा लगता है और वो मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, बस इतना ही। मैंने कहा उसने रिश्ता क्यों नहीं मांगा? वो कहने लगी जॉबलेस था। मैंने कहा कोई फ़ोटो है तुम्हारे पास उसकी? पता नहीं क्यों वो नज़रें चुरा रही थी, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम्हारी उससे दोस्ती और मोहब्बत किस हद तक थी? इस सवाल पर उसने अचानक मेरी तरफ देखा था। कहने लगी क्या मतलब किस हद तक? मैंने कहा आजकल के लड़के प्यार के नाम पर बहुत कुछ कर जाते हैं। मेरा ये कहना था कि उसके चेहरे पर पसीना चमकने लगा, एक बदहवासी उस पर सवार होने लगी, उसके ओठ कपकपाने लगे, वो थर थर कांपने लगी। मैं तो उसकी हालत देखकर परेशान होने लगा था। मैंने कहा क्या हुआ है तुम्हें? मुझे लग रहा था जैसे वो अपने होश में नहीं थी। उसने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे झंझोर कर रख दिया। कहने लगी दूर रहो मुझसे, भगवान के लिए मुझसे दूर रहो, मुझे हाथ मत लगाना। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी। अजीब पागलपन था जो उस पर सवार हुआ था। मैं तो बहुत घबरा कर रह गया था कि उसे हुआ क्या है। वो पागलों की तरह मुझे झंझोर रही थी, मुझे धक्के देने लगी। सामने पड़े शीशे की टेबल पर रखी हर चीज उसने उठा उठाकर जमीन पर फेंकनी शुरू कर दी। वो सब कुछ जमीन पर फेंक कर चकनाचूर कर चुकी थी। शीशे का गिलास फेंक चुकी थी, शीशे की आवाज भी फेंक चुकी थी। 1 मिनट के अंदर अंदर उसने पूरे लाउंज को शीशे की किरचियों से भर दिया था और मैं ऐसे था कि समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कुछ हैंडल कैसे करूं। उसके होठ बिल्कुल नीले पड़ने लगे थे, रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी बेहोश हो जाएगी, लेकिन अगले पल जो कुछ उसने किया उससे मेरे होश उड़कर रह गए थे। वो उन्हीं किरचियों पर चलने लगी, चलते हुए मेरे पास आई, कहने लगी मुझे छूना मत, मुझे छूना मत, भगवान के लिए मुझे छूना मत, हाथ मत लगाना। ये कहते कहते मेरी बाहों में वो बेहोश हो गई थी। उसके पूरे पैर जख्मी हो चुके थे। मैंने उसे अपनी गोद में लिया, फौरन ही कमरे में लेकर जाकर बेड पर लेटाया, उसके पैरों से खून साफ किया, किरचियाँ निकाली। दर्द के आसार उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे, लेकिन बेहोश थी। बात शायद कुछ और थी, पता नहीं क्या थी और क्या नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा था। वो लड़की मेरे लिए बिल्कुल एक पहेली बनती जा रही थी। उस लड़के ने इसके साथ कुछ तो गलत किया था, ज़रूर कुछ तो किया था, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ था। मेरे दिमाग की नसें खींचने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब कुछ संभालूंगा कैसे। मैंने जल्दी से लाउंज से सारी किरचियाँ उठाकर एक तरफ फेंक दी, पूरा लाउंज साफ किया, उसके पास आ गया, उसके चेहरे पर ठंडे पानी की छींटें मारी तो वो होश में आई थी। मुझे टुकुर टुकुर देखने लगी, फिर कमरे की तरफ, फिर अपने जख्मी पैरों की तरफ देखकर कहने लगी मेरे पैरों को क्या हुआ है? वो तो ऐसे थे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो सब कुछ भूल चुकी थी। मैं हैरत से उसे देख रहा था। मैंने कहा क्या तुम्हें नहीं पता? वो कहने लगी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, मेरे पैर में चोट कैसे लग गई। मैं उसे छोड़कर कमरे से बाहर जाकर सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठ गया था। समझ नहीं पा रहा था कि परेशानी क्या है। फिर लगा कि शायद मुझे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। अगले दिन मैं उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गया, उसके सवाल जवाब शुरू किए तो वो बहुत घबरा रही थी। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ, मुझे कोई जवाब नहीं देना। लेकिन मैं उसे एक मेडिसिन दे चुका था जिससे वो धीरे धीरे बेहोशी में जा चुकी थी। फिर जो जो सवाल वो पूछता रहा शिवानी उसका जवाब देती रही। जवाब क्या था? एक तकलीफ थी जो मेरे कानों में किसी शीशे की तरह उंडेली जा रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जो कुछ इसके साथ हुआ था, सब कुछ जानने के बाद मैं ऐसे बैठा था जैसे कि मेरे शरीर में जान ही नहीं रही हो। वो डॉक्टर मेरी शक्ल देखने लगा, फिर एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा कि क्या आप ये सब जानते थे? मैंने कहा नहीं, मुझे हर बात से अनजान रखा गया। वो कहने लगा अब आपका रिएक्शन क्या होगा? मैंने कहा मैं खुद नहीं जानता। वो कहने लगा कि ऐसी लड़कियों के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, इन्हें एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लाना एक बहुत बड़ी परीक्षा बन जाती है। मैं चुप था, कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। हैरत मुझे इस बात की थी कि ये बात सबने मुझसे छुपाई थी और शायद अपने आप से भी। जो उसके माँ बाप पर गुस्सा आने लगा। असल में शिवानी जब 11 साल की थी तो अक्सर बाहर खेलने चली जाती थी। उनके मोहल्ले में एक परचून की दुकान थी जो कि दोपहर में खुली रहती थी। अक्सर उसकी माँ उसे वहाँ सामान लेने के लिए भेज देती थी। वहाँ 20-21 साल का लड़का दुकान पर बैठता था जो कि अक्सर शिवानी को फ्री की चॉकलेट दे देता था। वो छोटी थी इसलिए बड़ी खुश हो जाती थी और कहता था कि जब भी तुम्हें कोई सामान लेना हो तो मेरी दुकान पर आना। पहले पहल तो वो यही सब करता रहा। शिवानी से उसने अच्छी खासी दोस्ती कर ली और वो भी उस दुकानदार से टॉफ़ियों की लालच में दुकान के अंदर बैठ जाती थी।
अब वो कहता था कि जब तक चॉकलेट खा रही हो दुकान पर बैठी रहो, मुझसे बातें करती रहो। शिवानी उससे बातें करती रहती, लेकिन बुरा शिवानी को उस टाइम लगा जब उस लड़के ने उसे अपनी गोद में बिठाना शुरू कर दिया। उसे गोद में बिठाकर उसके साथ गलत हरकतें करनी शुरू कर दी। वो बच्ची थी इसलिए घबरा जाती थी, बार बार गोद से उतरने की जिद करती और वो कहता कि मैं तुम्हें चिप्स दूंगा, चॉकलेट्स दूंगा, चीज़ों की लालच देने लगा। कहने लगा कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना, मैंने काला कुत्ता पाल रखा है। जो भी मेरी बात अपनी मम्मी को जाकर बताता है वो काला कुत्ता रात को आकर उस लड़की को काट लेता है। शिवानी उसकी बात सुनकर डर गई थी, इसलिए अपनी मम्मी से कुछ नहीं कहती थी। जब गर्मियों की दोपहर शुरू हुई और गलियां और सड़कें सुनसान होने लगीं, अक्सर वो किसी चीज़ लेने जाती तो वो लड़का यही हरकतें करने लगता। वो रोने लगती, बार बार कहती मुझे आपका छूना पसंद नहीं है, प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाया करो। एक बार उसने शटर बंद कर दिया, शिवानी के मुंह में रुमाल बांध दिया और फिर 11 साल की उम्र में उसके साथ ज्यादती की गई थी। उस लड़के ने उसे डराया था, धमकाया था, कहने लगा कि अपनी माँ से कुछ भी कहा तो काला कुत्ता तुम्हें आकर काट लेगा। वो डरी सहमी अपने घर पहुंची थी। शायद उसने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन इसके बाद उसने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। उसे मर्दों से डर लगने लगा। वो जब किसी लड़के को देखती तो चीखने चिल्लाने लगती। उसकी माँ समझ नहीं पा रही थी कि उसे परेशानी क्या है, इसके साथ हुआ क्या है। उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन बहरहाल उन्हें लगा कि शायद किसी भूत का चक्कर है। दोपहर में वो बाहर जाती थी, इसलिए किसी भूत प्रेत का साया हो गया है। उन्होंने किसी बाबा को बुलाकर झाड़ फूक करवाई, गले में माला पहना दिया। धीरे धीरे वो चुप रहने लगी थी। वो काले कुत्ते का डर उसके अंदर घर कर गया था। यही वजह थी कि वो लड़कों को देखकर फौरन घबरा जाती थी। जैसे जैसे समय गुजरने लगा ये हादसा उसके दिमाग में गहरा होता गया। वो महफिलों में कम जाती थी, किसी से बात नहीं करती थी। किसी कजिन को देखती तो माथे पर बल डाल लेती, ऐसे लहजे में बात करती कि कोई भी उससे बात करना पसंद ना करे। हर एक से दूर दूर रहती थी और यही वजह थी कि वो मुझसे भी बात नहीं करती थी। तन्हाई में मुझे अपने पास देखकर उसे वही लड़का याद आने लगता था। वो डरने लगती थी, बस इसलिए बहाने कर रही थी ताकि मैं उसके पास ना जाऊं, उससे कोई भी हक वसूल ना करूं। उसे ये डर था कि जैसे ही मैं उसके साथ रिश्ता कायम करता तो मैं उसके राज को जान जाता कि उसका किसी लड़के के साथ अफेयर है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो लोगों से घबराती थी और मेरे पास आने का सोचकर ही भी उसे डर लगता था। 11 साल की बच्ची के साथ जब इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो बिल्कुल उसे मर्द से नफरत, घिन और डर हो सकता है। पता नहीं ऐसे लोगों को सरेआम फांसी क्यों नहीं दी जाती। हम न्यूज़पेपर में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। दिन ब दिन ऐसे जुल्म और ज्यादती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन नतीजा नहीं निकलता। ऐसे लोग पकड़े भी जाएं तो कहते हैं गलती हो गई है, आखिरी बार माफ़ कर दीजिए, आगे से नहीं करेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें जेल में बंद क्यों नहीं किया जाता, उनके चेहरे को काले कपड़ों से छुपाया क्यों जाता है, सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों के चेहरों को छुपाया क्यों जाता है, उन्हें सरेआम फांसी क्यों नहीं दी जाती। उनकी लाश को कई दिनों तक ऐसे ही लटकाते रहना चाहिए ताकि परिंदे उनकी बोटियां नोच नोच कर खाएं। काश कि ऐसा अंजाम दिखाया जाए कि किसी भी लड़की और बच्ची के साथ रेप करने से पहले वो लोग भी कांप जाएं कि कहीं उनका ऐसा खतरनाक अंजाम ना हो। लेकिन हर तरफ जालसाजी का माहौल है, आंखें बंद कर ली जाती हैं, जेब में पैसे डाले जाते हैं। मेरा सभी माँ बाप से भी अनुरोध है कि भगवान के लिए अपनी बेटियों को बाहर मत भेजा करिए, क्योंकि बाहर भूखे भेड़ियाँ ताक लगाए बैठे हुए हैं। जैसे ही शिवानी को होश आया तो मैं उसे अपने घर ले आया। शायद वो भी ये जान चुकी थी कि मैं उसका सच जान चुका हूँ, इसलिए चुप चुप सी थी। मैंने अपना व्यवहार उसके साथ अच्छा ही रखा था। अंकल की बेटी थी, अब मेरी पत्नी भी थी और फिर पीड़िता भी। उसका कोई दोष नहीं था कि जो कि मैं उसे डाइवोर्स दे देता। इसलिए यही सोचा कि जो होना था हो गया। अगर मैंने भी ओछापन दिखाया तो फिर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम हो जाएगी जो ऐसी लड़कियों को अपनाने का हौसला रखते हैं और अपना दिल बड़ा रखते हैं। बहुत प्यार से मैंने उसके साथ अपना व्यवहार रखा था। वो मुझे हैरत से देखती थी, कहती थी आप मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हैं, आपको मुझसे नफरत नहीं होती, मुझसे घिन नहीं आती। मैंने कहा नहीं, मुझे तुम पर सिर्फ प्यार आता है, जिसकी तुम परमिशन नहीं देती। परमिशन दो तो मैं तुम्हें बताऊं कि मोहब्बत क्या होती है, कैसे की जाती है। मैंने कहा कि शिवानी, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं तुम्हारी आंखों में बहने वाले आंसुओं को अपने पलकों पर उठाना चाहता हूँ, लेकिन भगवान कसम जब तक अनुमति नहीं दोगी तब तक तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, चाहे सालों गुजर जाएं। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। और रह गई डाइवोर्स देने की बात, तो इस शब्द को अपने दिमाग से निकाल दो। तुम मेरी पत्नी और हमेशा रहोगी। 7-8 महीने लगे थे उसे नॉर्मल होने में और इस सब में सबसे बड़ा हाथ मेरा था। एक बार जब मैं ऑफिस से घर आया तो वो मेरे लिए अच्छी खासी तैयार थी। वही मेरी लाई हुई नाइटी पहनी हुई थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया।
कुछ शर्माई शर्माई सी भी थी। मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा आज सूरज कहाँ से निकला है? तो मुस्कुराने लगी, कहने लगी आदित्य मैं खुश रहना चाहती हूँ, सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, क्या आप मेरा साथ देंगे? मैंने कहा दिलो जान से दूंगा। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो खुद से मेरे गले आकर लग गई। कहने लगी आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। मैंने कहा तुम हो ही इतनी अच्छी और मासूम, ऐसी कि जिसे दिल भर कर प्यार किया जाए। पहली बार जब मैं उसके पास आने लगा तो वो बहुत घबरा रही थी, डर रही थी, लेकिन मेरी मोहब्बत भरी बातों ने उसका डर खत्म करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पता ही नहीं चला कब हमारी जिंदगी एक नॉर्मल डगर पर चलने लगी। लेकिन एक बात मैंने महसूस की थी, वो मुझ पर अपनी जान निछावर करती थी। कहती थी मेरा बस चले तो भगवान के बाद आपकी पूजा करूं। पता नहीं हम मर्द ऐसा बड़ा कदम उठाते हुए क्यों कम हिम्मती कर जाते हैं, जबकि ये भी जानते हैं कि लड़की का कोई कसूर नहीं होता। हम उसे अपनाने के बजाय दुनिया की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।